तो दोस्तों, हमने जो कड़ी शुरू की थी, जो हिंदुस्तानी हमारी औरतें जो अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़ी रही हैं किसी न किसी तरह, उस लड़ी में हमने आपको कुछ किस्से पहले सुनाए थे, जिनमें सपना दीदी, शिल्पा जावेरी, जैनाबी, बेला आंटी। और उसी कड़ी में आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। और उस जो औरत है, लड़की जो है, वो एक ज़माने में फ़िल्मों में बहुत मकबूल रही। 12-13 साल उसके नाम का डंका बजता रहा। 91 में वो उसने पहली फ़िल्म की थी और 2003 में उसकी आखिरी फ़िल्म थी इंडस्ट्री में। उसके बाद वो कैसे गुल हुई, कहाँ गई, क्या हुआ, वो सब किस्सा मैं आपको आज सुनाऊंगा। और उस शख्सियत का नाम है, उस एक्ट्रेस का नाम है ममता कुलकर्णी। ममता कुलकर्णी जब फिल्मों में थी तो एक बड़ा नाम बन गया था उसका, एक एस्टेब्लिश्ड एक्ट्रेस बन गई थी। 11-12 फिल्में उसकी हिट हुई। 2-3 जैसे कर्ण अर्जुन और कर्मयोगी वगैरह वो सुपर हिट भी हुई। और एक ज़माना था जब ऐसे लगता था कि वो आने वाले 8-10 साल और फिल्म इंडस्ट्री में इसी तरह छाई रहेगी। लेकिन अचानक उसकी ज़िंदगी में जो मोड़ आया, वो उसको कहीं की कहीं ले गया। ममता कुलकर्णी मुंबई की ही रहने वाली है। एक जो हमारा डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, सांता क्रूज एयरपोर्ट, उसके बिल्कुल अक्रॉस द रोड दूसरी तरफ एक विले पार्ले लोकेलिटी है, जहाँ पे ममता कुलकर्णी के पिता मिस्टर मुकुंद कुलकर्णी रहा करते थे। मिस्टर कुलकर्णी थे जो वो मुंबई का जो एक आरटीए डिपार्टमेंट होता है, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, जो लोगों को लाइसेंस देना, ड्राइविंग लाइसेंस, टैक्सियों के परमिट देना, बसेस के, ट्रक्स के परमिट देना, गाड़ियाँ पासिंग करना, उनमें वो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर थे। तो मुंबई में जो ये ट्रांसपोर्ट के जो लोग होते हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, उनको पुलिस की तरह ही खाकी रंग की यूनिफॉर्म दी जाती है। उसी तरह से उनके स्टार और वो इंसिग्नियाज जो हैं कंधे पे, वो लगे रहते हैं। और उनकी गाड़ियाँ जो हुआ करती थी, उन पे भी बेस्टर गाड़ियाँ उस ज़माने में ज़्यादा थी, उनके ऊपर भी को लाल या पीले रंग की बत्ती, ऑरेंज एम्बर कलर की, वो लगी होती थी। और साथ में 2-3 का स्टाफ घूमता था। तो अदरवाइज़ लगता ऐसा था कि जैसे इस किस्म की गाड़ी में जो ऑफिसर बैठा है वो शायद कोई बड़ा पुलिस ऑफिसर होगा। लेकिन ये लोगों को बहुत साल ये गलतफहमी भी रही है कि ममता का जो पिता थे डॉक्टर मिस्टर कुलकर्णी, वो कोई बड़े पुलिस ऑफिसर हैं। कुछ हुआ ऐसे कि उन दिनों में मुंबई पुलिस में एक सीनियर ऑफिसर थे, एडिशनल डीसीपी, पहले डीसीपी थे, फिर एडिशनल सीपी बने मिस्टर एसपी कुलकर्णी। उसके साथ भी थोड़ा लोगों को कन्फ्यूजन होता था कि ममता शायद एसपी कुलकर्णी की बेटी है, लेकिन वो बात सही नहीं थी। तो कुलकर्णी साहब ज़्यादा ही बिज़ी रहते थे। आपको मालूम है कि ये डिपार्टमेंट कुछ ऐसा होता है कि आपको पैसे कमाने का बहुत मौका मिलता है। कोई ही ऐसा ट्रक, बस जहाँ परमिट वाली गाड़ी होती होगी जिसमें कोई ना कोई कमी पेशी ना हो, तो उसके लिए उनको काफ़ी अच्छी खासी ऊपर की आमदन हो जाया करती थी, आज भी होती है। आरटीओ वालों को जिनको बोल देते हैं हम आमतौर पे। तो वो जो इस किस्म की ऊपर की कमाई जब घर में आती है, तो कहीं ना कहीं उसका असर जो है आपके बच्चों पे ज़रूर पड़ता है। आपके घर का जो रहन सहन का तरीका है वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, बदल जाता है। ईमानदारी के पैसे की जो एक अपनी जो एक शिद्दत है, एक उसमें जो जीने की जो कला है, वो कहीं ना कहीं दूर रह जाती है। और 2 नंबर के पैसे से अयाशी करनी, घूमना फिरना, शो ऑफ करना, महंगे कपड़े पहनना, अच्छे होटल में जाना, अमीरों के साथ उठना बैठना, तो इस किस्म की जो एक बच्चों के मन पे एक जो बुरा असर पड़ता है 2 नंबर की कमाई का, वो कहीं ना कहीं ममता कुलकर्णी और इसकी 2 बहनें भी थी छोटी, और इसकी माँ के ऊपर भी पड़ा। ये बहुत बन ठन के सज के निकलती थी घर से। और कई बार जहाँ बाहर शॉप में जाना होता था तो सरकारी गाड़ी में बैठ के जाना।
वो पिताजी जीप में चले जाते थे और जो एम्बेसडर गाड़ी थी बत्ती वाली, उसमें ये तीनों लड़कियां और इनकी माँ ये शॉपिंग करने चले जाते थे। और अपनी भी इन्होंने एक प्राइवेट गाड़ी रखी हुई थी, फिएट गाड़ी। और लकीली ऐसा हुआ कि कहीं ना कहीं मेरा अपना कनेक्शन भी निकल आता है। मेरा एक ड्राइवर था बिट्टू सरदार जी, साइन कोलीवाड़ा का। उसका पूरा नाम तो थान सिंह था, लेकिन बिट्टू उसका सरनेम था। तो वो मेरे साथ काफ़ी साल ड्राइवर रहा और मेरे पास आने के पहले वो ममता कुलकर्णी की माँ का ड्राइवर हुआ करता था, जो गाड़ी उसकी थी। 7 साल उसने ममता कुलकर्णी के घर में गाड़ी चलाई और उसके बाद विले पार्ले में वो जो घर में रहते थे एयरपोर्ट के पास, वहीं पे वो ऑपरेट करता था। और काफ़ी सालों के बाद फिर वो मेरे पास आ गया जब मैं साइन कोलीवाड़ा में रहने को गया दोबारा। तो वो इनके किस्से अक्सर सुनाया करता था मुझे। कई बार उसकी बातों पे यकीन तो नहीं होता था, लेकिन जब मैंने ये इनका पूरा रहन सहन स्टडी किया अपनी पत्रकारिता के दौरान, तो मेरे उस ड्राइवर बिट्टू की कहानियाँ मुझे सही लगने लगी। तो वहाँ से जो एक आदतें बिगड़ी, वहीं से डांस सीख के और फिल्मों में कंटैक्ट करके, क्योंकि जो बड़े एक्टर होते थे वो जब अपनी गाड़ी रजिस्टर करवाते थे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर फिल्म इंडस्ट्री के फाइनेंसर लोग, तो आरटीओ के हाथ में होता था कि गाड़ी की कीमत थोड़ी कम करके तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो कम कर दी जाए। तो उस ज़माने में हज़ारों में रजिस्ट्रेशन फ़ीस देना भी एक बड़ी बात मानी जाती थी। तो कहीं ना कहीं जो मुकुंद कुलकर्णी थे वो उनका एक रिश्ता राब्ता फिल्म वालों से बनता रहा और उसी के चलते चलते वो ममता कुलकर्णी को पहले छोटे छोटे रोल मिलने शुरू हुए और उसके बाद वो एक कामयाब एक्ट्रेस बन गई। यहाँ तक तो कहानी ठीक है। उसके बाद जो हुआ वो ममता कुलकर्णी को कहीं और ही ले जाता है। जब फिल्मों में 2003 में काम, उसके पहले भी एक्चुअली काम थोड़ा कम हो गया था मिलना। और जब आपका एक लाइफस्टाइल इतना महंगा कॉस्टली बन जाता है, उसको मेंटेन रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और औरतों के लिए फिर इससे सिवा कोई और रास्ता नहीं होता। जो अमूमन काफ़ी लड़कियां मेजॉरिटी जो हैं वो एक बार फ्लॉप होने के बाद वो फिर गलत रास्ते पे चल पड़ती हैं। फिर जिस्म फरोशी की बात चलती है, फिर नाइट पार्टीज में जाने की बात चलती है, फिर कुछ लोगों से पर्सनल प्राइवेट रिश्ते रखने की बात चलती है। तो इसी किस्म के नक्शे कदम पे ममता कुलकर्णी चलने लगी। और यहाँ तक भी हुआ, एक बार मुझे याद है कि ओशीवारा से कुछ लोगों ने इसको पिकअप किया रात को। तो रास्ते में इसको शक हुआ गाड़ी में बैठे कि ये लोग शायद कुछ इतने सीधे नहीं हैं जितने लगते हैं देखने में। ये कोई बड़े क्रिमिनल हो सकते हैं और मेरी जान को खतरा हो सकता है। तो आगे वाले एक सिग्नल पे जहाँ गाड़ी रुकी तो काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका था वो ओशीवारा का। वहाँ पे इसने शोर वोर मचाया और थोड़ा सा कांच खोल के बोला कि मुझे किडनैप किए करके ये लोग ले जा रहे हैं, मेरी जान बचाओ। तो वो लोग डर गए और इसको गाड़ी से फेंक के चले गए। तो वो एक किडनैपिंग का केस भी कुछ लोगों के खिलाफ रजिस्टर हुआ। लेकिन बाद में उन लोगों ने जब ममता कुलकर्णी की जो इसके जो पहले उनके साथ दोस्तों के साथ इसका आना जाना था, वो एविडेंस जब पुलिस को दिखाई, तो पुलिस को ये मालूम पड़ा कि ये किडनैपिंग का केस नहीं था, बल्कि अपनी मर्ज़ी से जा रही थी और बाद में किसी वजह से उसकी बात नहीं बनी तो उसने ये कहानी गढ़ी और शोर शराबा करके वहाँ पे केस रजिस्टर करवाया। अल्टीमेटली वो केस ख़त्म हो गया। उसके बाद एक दौर आया जब फिल्म इंडस्ट्री की बहुत सारी ऐसी हीरोइन जिनके पास काम धंधा नहीं था। तो दुबई उन दिनों में एक बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर बन गया था, बिजनेस सेंटर, टूरिस्ट सेंटर। तो वहाँ पे बहुत सी एक्ट्रेसेस जो थी वो अपना पैसा कमाने के लिए प्राइवेट पार्टीज में डांस करना, वहाँ पे रात गुजारनी और इस किस्म के काम करके वो पैसा कमाने लगी और वहाँ से पैसा बहुत अच्छा खासा मिल जाता था। तो टेम्परेरी वीज़ा लेके, टूरिस्ट वीज़ा लेके वहाँ जाना, होटल्स में, घरों में, तो वो पार्टी वगैरह अपना काम करके अच्छे पैसे, खासे पैसे कमा के आना। तो उस चक्कर में ममता कुलकर्णी का कुछ दुबई के शेख लोगों के साथ अच्छा राब्ता बना। लगातार आ जाना होता रहा, पैसे की कमाई भी हो जाती थी और सैर सपाटा भी हो जाता था। उन्हीं दिनों में एक विक्की गोस्वामी नाम का शख्स
ममता कुलकर्णी की ज़िंदगी में आता है। विक्की अपने आप में आज के दिन में भी दुनिया का जो बड़े 4-5 इंटरनेशनल ड्रग स्मगलर्स हैं, उनमें विक्की गोस्वामी का नाम लिया जाता है। उसकी कहानी तो मैं आने वाले किसी और एपिसोड में सुनाऊंगा कि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अहम किस्सा है विक्की गोस्वामी की ज़िंदगी का। लेकिन ममता की उसके साथ क्या इन्वॉल्वमेंट रही, कैसे रही, वो जानना ज़रूरी है। तो विक्की गोस्वामी उन दिनों में दुबई में एक फैक्ट्री चला रहा था फ्रूट पल्प की। फ्रूट्स का जूस निकालना और उसका जो गुद्दा होता है उसका कुछ डब्बों में पैक करके फ्रोज़न फूड इस किस्म का कुछ काम कर रहा था। खैर उसमें उसका क्या हुआ आगे वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन एक ड्रग केस में उसको बाद में पकड़ लिया गया। उन दिनों में ही ड्रग के चक्कर में विक्की गोस्वामी ने इतना पैसा कमाया कि उसने एक बड़ा होटल, एक छोटा होटल और साथ में एक काफ़ी नामचीन रेस्टोरेंट वहाँ बना लिया था। तो जेल में जाने के पहले या जेल के जाने के बाद भी जब ममता उसको मिलने जाती थी मुलाकात के टाइम पे, तो विक्की गोस्वामी ने वो पूरा जो अपना बिजनेस था, लेजिटिमेट बिजनेस, जो कानूनी बिजनेस था, वो सारा ममता के हवाले कर दिया। विक्की बहुत दिमागी आदमी था। उसको मालूम था कि अगर मैं अपने किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार को ये सब संभालूंगा तो वो कहीं मेरी गैर हाजिरी में मेरा बिजनेस हड़प नहीं कर लें। तो उस ड्रग के केस में दुबई में विक्की गोस्वामी को फांसी की सज़ा हुई। लेकिन उसने अपना क्योंकि ममता कुलकर्णी बाहर थी और शेख लोगों से अच्छे रिश्ते उसके बन गए थे उन दिनों में। होटल के बिजनेस में पैसे भी अच्छे आते थे और दुबई में आपको हर बिजनेस में एक लोकल पार्टनर रखना पड़ता है, वो जो लोकल रेसिडेंस होना चाहिए। तो वो शेख जो पार्टनर था उसने काफ़ी भागदौड़ करके पहले तो विक्की गोस्वामी की फांसी की सज़ा माफ़ करवाई। उसके बाद फिर इसको जो हर साल में 1 महीने 2 महीने की जो छुट्टियां होती हैं उनका जो फ़ायदा दिला के इसको 8 साल में इसको रिलीज़ करवा लिया। तो रिलीज़ करवाने के बाद विक्की गोस्वामी तो जब वो ज़िंदगी भर के लिए ममता कुलकर्णी का गुलाम बन गया, क्योंकि उस दौरान ममता कुलकर्णी ने उसका सब काम संभाला। और कहते तो ये भी हैं कि उन्हीं छूटने के बाद इनकी शादी हुई, लेकिन ममता कुलकर्णी आज तक वो शादी से डिनाई करती है। उसके साथ साथ जब दुबई में ये कांड हुआ तो विक्की गोस्वामी को लगा कि दुबई में रहना अभी ज़्यादा सेफ नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, वो विक्की गोस्वामी के एपिसोड में मैं आपको सुनाऊंगा। हो सकता है कल का एपिसोड जो संडे का है उसमें ही आपको ये बात सुना दूं। तो लेकिन उसने वहाँ से छोड़ के दुबई छोड़ के उसने जाने का फैसला लिया। तो वहाँ से दोनों विक्की गोस्वामी और ममता अपना बिजनेस जो था वो अपने जो लोकल पार्टनर था उसके स्पुर्द करके टेम्परेरीली पहले वो लोग जोहानिसबर्ग गए, साउथ अफ्रीका। वहाँ से कोई इनका अड्डा नहीं जमा तो स्विट्ज़रलैंड चले गए। वहाँ से नीदरलैंड भी गए, कीनिया गए, लेकिन कहीं कोई पक्का रहने का बंदोबस्त नहीं हुआ। तो वो लंदन आ गए। लंदन से फिर वापस कीनिया गए और कीनिया जाके फिर आहिस्ता आहिस्ता एक लोकल आदमी उनको वहाँ पे मिला। उसका थोड़ा सा इंडिया से भी कुछ अलग था, वो विक्की वाली कहानी में सुनाऊंगा। तो वहाँ पे ये दोनों रहने लगे। ममता का हमेशा स्टैंड ये रहा है कि वो विक्की के साथ लिव इन पार्टनरशिप में है। लेकिन इनकी शादी के कुछ सबूत हमारे दोस्तों के पास हैं, कुछ फोटोग्राफ्स हैं, कुछ और सबूत हैं। तो वो आने वाले समय वो भी बताएंगे, क्योंकि अभी वो केस कोर्ट में चल रहा है। लेकिन जो 2016 में जो थाना पुलिस ने एक बहुत बड़ा ड्रग का रैकेट बस्ट किया था, परमवीर सिंह जो आजकल वो अलीटा अंबानी केस में और सचिन वाजे केस में जो जिनका नाम चल रहा है, मुंबई के पुलिस कमिश्नर भी रहे हैं, थाना के पुलिस कमिश्नर भी थे। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा ड्रग का रैकेट बस्ट किया था 2016 में। तो पहले तो 6 करोड़ का आंकड़ा दिया गया था कि 6 करोड़ का ड्रग रैकेट है। लेकिन जब कोर्ट में चार्जशीट दी गई तो वो जो अमाउंट था वो कम करके 2000 करोड़ का बता दिया गया। तो वो केस जो है वो मुंबई की कोर्ट में चल रहा है और उसमें विक्की के साथ साथ
ममता कुलकर्णी भी अक्यूज़्ड है। और ममता ने उस एक्विजिशन के खिलाफ जो उसका नाम उस केस में लिया गया है, उसके खिलाफ हाई कोर्ट में अब एप्लीकेशन दी। उसमें कहा गया कि मेरा नाम इस चार्जशीट से निकाला जाए, मेरा ड्रग से कोई लेना देना नहीं है। वो हमेशा की तरह डिनाई करती है कि ड्रग के धंधे में विक्की का हाथ हो तो हो, लेकिन मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो इसके साथ खाली रहती हूँ, मैं तो इसकी लिव इन पार्टनर हूँ। तो हाई कोर्ट ने वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। आज के दिन भी ममता कुलकर्णी की वो अपील जो है हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, और जो थाना पुलिस है वो उसको बड़ा अपोज कर रही है बड़ी अच्छी तरह। तो अभी तक उसका कोई लेटेस्ट फैसला आना बाकी है। लेकिन दुबई कीनिया में रहते रहते इतना बड़ा विक्की गोस्वामी ने अपना कारोबार फैलाया कि अमेरिका की जो ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी है, उनको अंडर कवर एजेंट उन्होंने इसके साथ लगाए कीनिया में, और काफ़ी महीनों की सर्वेलेंस के बाद उनको विक्की का जो रोल था वो इंटरनेशनल ड्रग स्मगलिंग के तहत मालूम पड़ा। तो उन्होंने कीनिया सरकार को इसको अरेस्ट करके इसको एक्स्ट्राडाइट करके अमेरिका भेजने की बात कही। तो काफ़ी लीगल रैंगल्स के बाद विक्की गोस्वामी को अमेरिका भेज दिया गया, और इसके साथ में 3 लोग और थे जो उस रैकेट में शामिल थे। लेकिन अमेरिका की कोर्ट में जब केस चला तो उनमें जो वन ऑफ द अक्यूज था, जो विक्की का खास आदमी था, उसने पूरे का पूरा केस अपने सिर ले लिया और बोल दिया कि जो तीसरे जो 3 आदमी हैं इनका कोई लेना देना नहीं है। तो काफ़ी लीगल बहस के बाद अमेरिका को विक्की गोस्वामी को छोड़ना पड़ा। लेकिन उसके बाद कीनिया में रहना इनके लिए मुश्किल हो गया। तो पैसा बहुत आ गया था और इंटरनेशनल चेन बहुत बड़ी बन गई थी विक्की की, जिसको अंदर खाते थी जो ममता कुलकर्णी उसको चलाती थी। तो वहाँ से इन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और एक बार फिर लंदन आ गए। और आज के दिन जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि लंदन के एक पॉश इलाके बोइंग स्ट्रीट में, जहाँ पे काफ़ी अमीर हिंदुस्तानी बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट के घर हैं, लोकेलिटी ज़्यादा जो है वो अभी अमीर हिंदुस्तानियों की बन गई है, बोइंग स्ट्रीट लंदन। वहाँ पे इन्होंने एक $5 मिलियन पाउंड का एक बंगला खरीदा, और वो बंगला उसी एरिया में जहाँ पे एक ज़माने में दूसरा इंटरनेशनल ड्रग स्मगलर हमने 2-3 हफ्ते पहले उसका किस्सा भी सुनाया था मैंने आपको, तो उसके पास उसका भी बंगला है। और कुछ पाकिस्तानी स्मगलर हैं वहाँ पे, कुछ अरब देशों के रिलेटेड लोग भी उसी एरिया में रहते हैं। इकबाल मिर्ची ने शायद इनको ये बंगला दिलवाया था वो, लेकिन उस बात की अभी कोई पुष्टि आधारित तौर पे नहीं हो रही है। लेकिन इकबाल मिर्ची से विक्की गोस्वामी की दोस्ती पुरानी है, वो उसका जिक्र भी दूसरे एपिसोड में करेंगे। लेकिन आज के दिन में जो ममता कुलकर्णी है वो लंदन के उसकी बोइंग स्ट्रीट वाले बंगले में विक्की के साथ रह रही है। ये एक कहानी उस औरत की जो अभी भी डिनाई करती है कि मेरा विक्की के साथ दोस्ती के अलावा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन 2016 की जो चार्जशीट है उसमें कोर्ट में मुंबई पुलिस ने ये लिखा हुआ है कि दे आर मैरिड एंड दे हस्बैंड एंड वाइफ, तो ये मियाँ बीवी हैं। ये क्यों छुपाया जा रहा है राज, किस लिए ये अपनी शादी मानने को तैयार नहीं है ममता कुलकर्णी। और आज के दिन में ममता कुलकर्णी के ऊपर इंटरनेशनल वारंट जो है वो इशू है, और उसके खिलाफ इंटरपोल क्या एक्शन लेगा आने वाले दिनों में, या हिंदुस्तान की पुलिस सीबीआई के थ्रू क्या एक्शन लेती है ममता को वापस लाने की। वो जो अर्जी एक लगा रखी है कि इसको एक्स्ट्राडाइट करके लंदन से वापस लाया जाए, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि इसके पहले हिंदुस्तान सरकार 3-4 बार बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी है, जब वो नदीम को वापस नहीं ला सके, इकबाल मिर्ची को वापस नहीं ला सके, और अभी जो हमारे बैंक घोटाले के जो अक्यूज़्ड हैं वो भी वहाँ बैठे हैं शरण लेके। तो शायद कहीं ना कहीं सरकार सोच रही होगी कि इसको ममता को वापस लाने का, इसके ऊपर इतना खर्चा करना, वकीलों की फ़ीस, कोर्ट की फ़ीस देने का क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नफ़ा नुकसान हो सकता है।
शायद ये बात अभी सोची जा रही है। लेकिन आज के दिन में ममता कुलकर्णी हिंदुस्तान के ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसीज को और सीबीआई को और थाना पुलिस को के लिए वांटेड है, और देखना होगा कि आने वाले दिनों में उसको वापस लाया जाता है कि नहीं। आज का किस्सा यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं एक अपील आपको जाते जाते करूँगा कि हमारी सब्सक्रिप्शन जो है वो 30,000 से ऊपर हो गई है, और मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप 30,000 लोगों को और दूसरे भी जो सब्सक्राइबर नहीं है लेकिन ये चैनल देखते हैं, कि आप सब लोग अगर एक एक सब्सक्राइबर भी और बनाएं तो ये 30 के 60,000 हो सकते हैं 24 घंटे में। तो अब आपके ऊपर है कि आप इस चैनल को कितना आगे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं बढ़ाना चाहते। तो मेरी आपसे गुजारिश यही रहेगी कि कम से कम अपने एक दोस्त को आने वाले 24 घंटों में सब्सक्राइब करवाइए, और मैं देखूंगा जब 2 दिन के बाद मेरे पास यूट्यूब की फिगर्स आएंगी कि कितने नए सब्सक्राइबर बने हैं। मैं आपके साथ अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, अपनी पूरी मेहनत के साथ हर हफ्ते में 4 दिन हाज़िर होता हूँ। अब 5 दिन कर दिए गए हैं। फ्राइडे को भी एक प्रोग्राम फिल्मों के साथ रिलेटेड शुरू किया है। कल हमने राजकुमार जानी का किस्सा सुनाया था। तो आने वाले हफ्ते में भी 5 दिन आपके सामने रहूँगा। आपको भी इसके साथ इस चैनल को और आगे बढ़ाने का एक उपराला एक एफर्ट करना चाहिए। और तब तक के लिए, आने वाले हफ्ते के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।